वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। तो आइए आज हम सबसे प्रमुख क्लास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो आज का जो नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिस अध्याय का नाम है क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। 7वां अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम ऐसे कह सकते हैं हमारे प्रैक्टिकल जो ट्यूशन आगे वाले जो आने वाले अध्याय रहेंगे, उन अध्यायों का सबसे प्रमुख आधार जिस अध्याय को माना गया है अर्थात जिस चैप्टर को माना गया है वह चैप्टर हमारा वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन लेना, समझ लेना और नोट्स बना लेना। खासतौर पे बीकॉम वाले विद्यार्थी, संगणक वाले विद्यार्थी जिनको प्रैक्टिकल से छोटे मोटे आते हैं संगणक एग्जाम के अंतर्गत, वैसे कंप्यूटर्स कॉमर्स वाले विद्यार्थी की सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख बात हमारी है। और सामान्यतः और कंपटीशन की तैयारी जो करते हैं विद्यार्थियों का प्रमुख आधार, कहने का तात्पर्य हमारे पास जो समंक होते हैं, जो डाटा होता है, डाटा का सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। और वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा उसी के बारे में अध्ययन करेंगे आज की क्लास के अंतर्गत। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए। अध्याय सप्तम 7वां अध्याय चल रहा है हमारा। 7वें अध्याय का नाम हमारा है क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। नाम डाले सभी विद्यार्थी। वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन कहने का तात्पर्य CLSSI FICATION CLASSIFICATION क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। तो वर्गीकरण किस प्रकार से समंकों का वर्गीकरण होता है, कैसे होता है, तो सबसे पहले एक सामान्य परिचय जानकारी, सामान्य परिचय के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण होता क्या है, इसकी परिभाषिक रूप से क्या कहा जाएगा। तो अध्याय करने से पहले आप सभी को बता दूं, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाना मत भूलिएगा बच्चों। तो कमेंट के माध्यम से हमें आपको अवश्य बताना कि आपको हमारी क्लास कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पे चलते हैं। हमारा आज का बिंदु क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। तो हेड कर लीजिए वर्गीकरण का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन कहने का तात्पर्य, तो लिख लीजिए सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, परिचय के अंदर इसका अर्थ भी हो जाएगा हमारा। तो सामान्य परिचय में सामान्य रूप से क्या कहा गया है, वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, तो लिखिए संग्रहित किए गए समंक, संग्रहित किए गए समंक, जिन समंकों को अनुसंधानकर्ता के द्वारा संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, समंकों के बारे में बताया गया है कि संग्रहित किए गए समंक जटिल व अव्यवस्थित, जटिल व अव्यवस्थित होते हैं। उन समंकों को जटिल अव्यवस्थित माना गया। जो समंक हम एकत्र करते हैं, जरूरी नहीं है हमारे द्वारा कलेक्ट किए गए समंक सरल हो या इजी भी हो, वे समंक जटिल भी हो सकते हैं या अव्यवस्थित रूप से भी इकट्ठे किए गए हो सकते हैं। तो उन्हें समझना हमारे लिए क्या होता है बच्चों, सरल नहीं होता है। तो लिखिए उन्हें समझना, उन्हें समझना, उन्हें समझना सरल नहीं होता है, सरल नहीं होता है। कहने का तात्पर्य उन समंकों को हमारे लिए समझना एक जटिल कार्य बताया गया है। जटिल कार्य होता है हमारे लिए कि उन समंकों को हम किस प्रकार, तो संग्रहित किए गए समंक है उन्हें समझना एक जटिल कार्य बताया गया है। इसीलिए सांख्यिकी के अंदर हम क्लासिफिकेशन का प्रयोग करते हैं। तो लिखिए आता है सांख्यिकी का प्रथम कार्य, आता है सांख्यिकी, अतः सांख्यिकी का प्रथम कार्य, सांख्यिकी का प्रथम कार्य। अब देखो संगणक के एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि सांख्यिकी का प्रथम कार्य क्या है, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि सांख्यिकी का प्रथम कार्य समंकों के, प्रथम कार्य समंकों के जो ढेर, ढेर से तात्पर्य इकट्ठा होना, समंकों के ढेर, समंकों के ढेर व विस्तृत विवरणों को
एवं विस्तृत जो विवरण होते हैं हमारे विस्तृत विवरणों को, जो विवरण हमने बांटे हैं उन विवरणों को इस प्रकार से संक्षिप्त व सरल, इस प्रकार से संक्षिप्त से तात्पर्य छोटा, संक्षिप्त सरल व व्यवस्थित करता है, सरल व व्यवस्थित करता है जिससे उसकी विशेषताएं स्पष्टतः समझ में आ जाती है, विशेषताएं स्पष्टतः समझ में आ जाती है। यानी कहने का तात्पर्य क्लासिफिकेशन का इसलिए प्रयोग किया जाता है कि ताकि समंकों की जो क्वालिटीज है वे क्वालिटीज सामने वाले व्यक्ति को पर्सनलाइज रूप में समझ में आ जाए, उसे किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो इसके लिए एक प्रमुख विद्वान रहे हमारे एफ.सी. मिल ने भी अपनी बात कही, क्लासिफिकेशन के वर्गीकरण के बारे में बताया। तो मैंने क्या बताया तो लिखिए उसके बारे में। प्रोफेसर एफ.सी. मिल के अनुसार, प्रोफेसर एफ.सी. मिल, प्रोफेसर एफ.सी. मिल के अनुसार अब प्रोफेसर एफ.सी. मिल ने क्या वर्गीकरण के बारे में जो तथ्य बताए, जो उन्होंने बात बताई वो क्या बताई, तो उसको जान लेते हैं। तो लिखिए इसके अंतर्गत एफ.सी. मिल के अनुसार कि सांख्यिकी का प्रथम कार्य, देखिए सांख्यिकी का प्रथम कार्य, तो सांख्यिकी का प्रथम क्या है उसके बारे में बता रहा है कि सांख्यिकी का प्रथम कार्य समंकों को जो हमारे समंक होते हैं, समंकों को संगठित करना, कहते हैं बच्चों समंकों को इस रूप में संगठित करना, इस रूप में संगठित करना होता है। किस रूप में संगठित करना करेगा तो सांख्य प्रथम कार्य समंकों को इस रूप में संगठित करना होता है कि उपस्थित उद्देश्य, जो हमारा उद्देश्य होता है समंकों को एकत्र करने का, कहने का तात्पर्य कि उपस्थित उद्देश्य के लिए समंकों का जो हमारा महत्व होता है हमारे लिए, कहने का तात्पर्य उस अनुसंधान करते हैं कि समूह का जो महत्व बताया गया उसके लिए महत्व समझा जा सके तो उसी प्रकार के जो नियम बने हुए होते हैं, जो समंक एकत्र किए हुए होते हैं, तो उसी प्रकार के समंकों से समंकों के समूह, जो उनके ग्रुप बने हुए होते हैं, समंकों के समूह से तुलना की सुविधा, जो उनकी मटेरियल तुलना, दो आपसी समंकों की आपस में तुलना की जाती है, उसी के लिए बता रहा है कि तुलना की सुविधा उपलब्ध हो तथा, थोड़ी बड़ी भाषा, काफी बड़ी कही है एफ.सी. मिल ने, उपलब्ध हो तथा आगे उनका विश्लेषण करना हमारे लिए क्या हो बच्चों, संभव हो, तथा आगे विश्लेषण करना
विश्लेषण करना संभव है। जो हमें कहने का तात्पर्य वो कार्य करते हैं उनका विश्लेषण करना हमारे लिए क्या हो बच्चों, संभव हो। संभव बताया गया उस विश्लेषण कार्य को, तो वो कार्य हमारे लिए विश्लेषण करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए संभवता हो जाए कि हम उनके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर ले, संभव हो। तो ये बात हमारी जो बताई है प्रोफेसर एफसी मिल के अनुसार कही गई है कि जो भी कहने का पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि साक्ष्य के प्रथम कार्य समंकों को इस रूप में संगठित करना है। प्रथम कार्य क्या होगा, समंकों को एकत्र करना कि उपस्थित उद्देश्य के लिए समंकों का महत्व समझ सके, हमारे लिए या अनुसंधानकर्ता के लिए समूहों का कितना महत्व है, और उसी प्रकार के समंकों के समूह से इसे तुलना कर सके, यानी एक समूह की दूसरे समूह के साथ तुलना कंपैरिजन कर सके, और हमें कंपैरिजन ये सुविधा उपलब्ध हो गया हम आगे उनका अध्ययन करने के बाद आगे उनके बारे में जान सके, उनका उपयोग कर सके। तो ये जो बात बताई है प्रोफेसर एफसी मिल ने बताई है। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से समंकों को एकत्र किया जाएगा। तो आगे लिखिए, इस प्रकार परिभाषा समाप्त हो चुकी है इनकी, ठीक है। अब आगे बताया जा रहा है समंकों के बारे में। तो इस प्रकार संगठित जो हमारे समंक होते हैं, इस प्रकार संग्रहित समंकों को, इस प्रकार संग्रहित जो समंक होते हैं हमारे संग्रहित, इस प्रकार संग्रहित समंकों को उनकी विशेषताओं के आधार पर, जिनमें क्वालिटीज पाई जाती है, क्वालिटीज के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में, विभिन्न जो वर्ग बताए गए हमारे विभिन्न वर्गों में, यानी उनका विभाजित करने की, विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की, विभाजित तात्पर्य बांटना, विभाजित करने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, उस विभाजित प्रकार से समंकों को विभाजित करने की क्रिया को वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन कहते हैं। करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा आ गई प्रोफेसर एफसी मिल की तथ्यों के अनुसार कि इस प्रकार से समंकों को एकत्र किया जाता है, उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें बांटा जाता है, वर्ग बांट दिए जाते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक के द्वारा वर्ग बांट दिया जाता है कि होशियार विद्यार्थी यहाँ बैठेंगे, थोड़े कम बुद्धिमान यहाँ बैठेंगे, उससे कम बुद्धिमान बच्चे यहाँ बैठेंगे, और उससे सबसे जो कम बच्चे बुद्धिमान है इस जगह पर बैठेंगे। या तो ये कैसे वर्गीकरण कर दिया गया, या फिर हम वर्गीकरण इस प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे लड़कियां इस तरफ बैठेगी और लड़के इस तरफ बैठेंगे, ये भी क्लासिफिकेशन में आता है। जैसे ये पुरुषों को इस तरफ बैठाया जाएगा, जैसे कोई सभा आयोजित की जाती है, सभा के अंदर पुरुषों को इस तरफ बैठा दिया जाता है और महिलाओं को इस तरफ बैठाया जाता है। तो इस प्रकार का जो वर्गों के आधार पर, उनके वर्गों के आधार पर उनका विभाजित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से बांटने की क्रिया को कहते हैं बच्चों वर्गीकरण कहा जाता है, उन्हें क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ये हमारे सामान्य डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन क्या है। आगे और भी तथ्य बताए गए हैं और भी बात बताई गई है, कुछ विद्वान ने, वो प्रोफेसर हिक्स ने भी अपनी बात कही थी। तो इसकी परिभाषा को समझने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे अध्ययन करता है परिचय के अंतर्गत इसकी प्रोफेसर हिक्स के अनुसार। तो ले लिया सर बच्चों विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट इसका, चलिए ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। आगे अध्ययन करते हैं स्क्रीन पर अगले विद्वान महोदय साहब ने क्या परिभाषा कही है हमारे इसके लिए। तो लिखिए प्रोफेसर हिक्स के अनुसार परिभाषा बताई जा रही है, इसके अर्थ को समझा दिया गया। सामान्य परिभाषा, सामान्य परिचय के अंतर्गत इसकी परिभाषा को समझाया जा रहा है। तो परिभाषा में क्या तथ्य बताया गया, चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं परिभाषा की। तो हेडिंग डाल से विद्यार्थी इसके अंतर्गत अर्थ के अंतर्गत लिख लीजिए प्रोफेसर हिक्स के अनुसार, प्रोफेसर हिक्स के अनुसार। अब प्रोफेसर हिक्स ने क्या बात कही है परिभाषा के रूप में, उसको भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो लिखिए हिक्स ने क्या बात कही है, लिखिए। वैसे इनका पूरा नाम जे.आर. हिक्स है,
याद रखने के लिए बता दे रहा हूं मैं आपको, उनका पूरा नाम क्या है बच्चों? J.R. हिक्स। प्रोफेसर J.R. हिक्स के अनुसार लिखिए इसके अंतर्गत, इनके अनुसार वर्गीकृत, या हम ऐसे कह सकते हैं विशेषताओं के आधार पर उनको बांटना, उनका विश्लेषण करना, उनका चयन करना या क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, उसी के बारे में बताया गया है। तो इनके अनुसार वर्गीकृत व क्रमबद्ध तथ्य, वर्गीकृत एवं क्रमबद्ध जो हमारे तथ्य होते हैं, वर्गीकृत एवं क्रमबद्ध जो तथ्य बताए गए हैं, तथ्य स्वयं बोलते हैं, तथ्य स्वयं बोलते हैं। स्वयं बोलते हैं से तात्पर्य क्या है कि वे जो तथ्य हैं वे अपने बारे में स्वयं बताते हैं कि हम किस तथ्य के लिए किस प्रकार से बटे हुए, हमारा वर्ग कौन सा है। हाँ, बोलने से तात्पर्य है जिस प्रकार से कई बार कुछ महिलाएं इधर बैठे तो यह मान लिया जाता है कि साहब इस तरफ महिलाएं ही बैठती होगी, इस तरफ पुरुषों को बैठा जा रहा है। तो वो क्लासिफिकेशन करने के बाद वो समंक या वो तथ्य अपने आप स्वयं को बयां कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्या बताते हैं? तो स्वयं बोलते हैं तथा अव्यवस्थित रूप में, तथा अव्यवस्थित रूप में, अव्यवस्थित रूप में जो उसका अव्यवस्थित रूप बताया गया है, तो अव्यवस्थित रूप में वे मांस के समान कैसे माने गए बच्चों? मृत माने गए। तो मांस के समान मृत हैं। तो दो कई बार प्रश्न पूछ भी चुका है प्रोफेसर J.R. हिक्स के अनुसार कि ऐसे कि कहने का मतलब है वर्गीकृत जो तथ्य होते हैं, क्रमबद्ध तथ्य, वे अपने आप स्वयं बोलते हैं, स्वयं अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं, और जो अव्यवस्थित समंक होते हैं व्यवस्थित रूप में मांस के समान उन समंकों को मृत माना गया है। तो ये जो तथ्य किसने कहा था? प्रोफेसर J.R. हिक्स ने कहा था। प्रश्नावलियों का अध्ययन करेंगे जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि यह तथ्य, यह बात किस विद्वान ने कही थी, तो आपका आंसर क्या है बच्चों का? प्रोफेसर J.R. हिक्स का आएगा। ठीक है, ये होगा प्रोफेसर J.R. हिक्स के अनुसार। अब इसके अर्थ में एक परिभाषा और कही गई है, लिख लीजिए, वर्गीकरण का अर्थ। हेडिंग डाल लीजिए इसमें, वर्गीकरण का अर्थ। तो क्या अर्थ बताया गया है उस बारे में? तो सामान्य अर्थ बताया गया था परीक्षा के अंतर्गत प्रोफेसर J.R. हिक्स में। तो आगे लिखिए अर्थ के अंदर क्या बताया गया है कि वर्गीकरण में समंक, जो हमारे समंक होते हैं उनके बारे में बताया गया है। वर्गीकरण में समंकों को किसी गुण या विशेषता के आधार पर, यानी कि समंकों के गुणों और विशेषताओं के आधार पर पृथक सजातीय गुणों में बांटा जाता है। पृथक सजातीय, यानी कोई एक ही जाति कहने का तात्पर्य सजातीय गुणों में बांट दिया जाता है। सजातीय गुणों में बांट दिया जाता है, और इस प्रकार से बांटने वाली क्रिया हमारी वर्गीकरण कहलाती है। अब जब इतने सारे विद्वानों ने, प्रोफेसर J.R. हिक्स ने और प्रोफेसर F.C. मिल ने अपने अपने मत प्रस्तुत कर दिए गए, तो एक प्रमुख विद्वान रहे हमारे कॉर्नर साहब। तो कॉर्नर साहब ने भी अपनी बात प्रस्तुत करी, तो उन्होंने कॉर्नर साहब ने अपने तथ्य में क्या लिखा है उसको भी लिख लीजिए। ये प्रोफेसर कॉर्नर के अनुसार, प्रोफेसर कॉर्नर के अनुसार। अब कॉर्नर ने वर्गीकरण के
अर्थ के अंतर्गत उन्होंने क्या परिभाषा या क्या बात कही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लिखिए, काफी बड़ी बात कही है वैसे उन्होंने क्या कही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लिखिए मेरे साथ साथ कि वर्गीकरण तथ्यों को इन तथ्यों को बांटा जाता है। तो वो वर्गीकरण जो तथ्य होते हैं वे वास्तविक भी हो सकते हैं और कल्पित। तो लिख लेना यहाँ पर, तथ्यों को वास्तविक तथा कल्पित, कल्पना के आधार पर जिनके मान लिए जाते हैं उन समूहों के बारे में कहा गया है। तो वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता एवं सादृश्यता के आधार पर अनुसार उनके जिस प्रकार से वो प्रकट हो रहे हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो सादृश्यता के अनुसार समूहों या वर्गों में क्रमानुसार करने क्या बताइए बच्चों, क्रमानुसार करने की क्रिया है, यानी इसको क्रम के अनुसार प्रस्तुत करने की इसको क्रिया माना गया है। और उसमें व्यक्तिगत इकाइयों जो इकाइयां होती है हमारी, और उसमें व्यक्तिगत इकाइयों की जो विविधता पाई जाती है उन तथ्यों के अंतर्गत, इकाइयों की विविधता में पाई जाने वाली इसमें उपस्थित होने वाली पाई जाने वाली गुणों की एकता वाली गुणों की जो एकता होती है हमारी, उसकी गुणों की एकता व्यक्त हो जाती है, ये बात बताइए। कोडन ने क्या कहा, जो हमारे वर्गीकरण किए गए तथ्य हैं, वास्तविक तथ्य कह सकते हैं, कल्पना के आधार पर कल्पित लिए हुए तथ्य कहते हैं कल्पित रूप में, तो उनकी समानता व सादृश्यता के अनुसार समूह या वर्गों में क्रमानुसार क्रम के अनुसार करने की क्रिया को वर्गीकरण माना गया है। और उसमें क्या होती है बच्चों, व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाई जाने वाली गुणों की एकता व्यक्त हो जाती है। उन्हें जो गुण के आधार पर उनकी एक यूनिटी, उनके एक स्ट्रेंथ कहने का तात्पर्य व्यक्त हो जाती है, एकता प्रदर्शित करती है उसके बारे में। ये इसकी सामान्य परिभाषा हुई। अब परिभाषाओं के अनुसार जो क्लासिफिकेशन के जो गुण व्यक्त होते हैं उन गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले गुणों का अध्ययन करने से पहले स्क्रीनशॉट लेना सही विद्यार्थी। आगे अध्ययन करते हैं गुणों के आधार पर कौन कौन से या इन परिभाषा में कौन कौन से गुण हमारे बताए गए हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट से विद्यार्थियों ने। चलिए कुछ प्रमुख गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लिया सभी ने, चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छी तरह समझ लेना इस चैप्टर को। फिर कह रहा हूं बहुत प्रमुख चैप्टर है आपके समझने के लिए, तो इन्हीं के आधार पर हम प्रश्नों के बारे में समाधान करें। ज्योग्राफी वाले विद्यार्थी सेकेंड ईयर में जो पढ़ते हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया हमारा बिंदु। तो देखिए इसके अंतर्गत उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर उपर्युक्त परिभाषाओं जिनको हमने अभी लिखा था, ठीक है बच्चों, उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर
वर्गीकरण के निम्न लक्षण या गुण प्रकट होते हैं। लक्षण या गुण हैं। तो वो कौन कौन से गुण हैं, उन गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। नंबर 1, पहला गुण क्या बताया गया है कि वर्गीकरण में पहला गुण क्या होता है, तो वो पहला गुण जो बताया गया है तो उस गुणों के बारे में लिख लीजिए। नंबर 1 कि वर्गीकरण में समंकों को ऐसे लिख लो। वर्गीकरण में समंकों को विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है, यानी भिन्न भिन्न भागों में उन समूहों को बांट दिया है। वर्ग कैसे बनेंगे, वर्ग में देख लो, जैसे रूप में मैं बता देता हूं। जैसे क्या बताया गया, जैसे यहाँ वर्ग बता दी मैंने, क्या बताया बच्चों, जैसे मैंने वहां वर्ग बता दिया कि जैसे 10 से 20 का वर्ग, 20 से 30 का वर्ग, 40 से 30 से 40 का वर्ग, इसी प्रकार वर्ग बना दिए। एक वर्ग बना दिया मैंने जनसंख्या के अंतर्गत, पॉपुलेशन जो हमारी होती है, जनसंख्या में क्या वर्ग बना दिया, एक तरफ लिख दिया मैंने पुरुष और दूसरी तरफ बना दिया मैंने महिला। अब पुरुष में मैंने 2 वर्ग बना दिए, क्या बना दिए, एक में बना दिया मैंने विवाहित पुरुष, विवाहित पुरुष, दूसरे वाले वर्ग में बना दिया अविवाहित पुरुष। इसी प्रकार महिला में भी 2 वर्ग बना दिए मैंने। प्रथम वर्ग बनाया विवाहित महिला और दूसरे वाले वर्ग बना दिया अविवाहित महिला। इस प्रकार से इनके गुणों को आधार पर या इनको विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। समझ में आ गया। और इस प्रकार से बांट सकते हैं, विवाहित पुरुष में हम आप कह सकते हैं साक्षर, और दूसरे ने बना दिया निरक्षर। ये लो सर, और भी ऐसे इस प्रकार से ग्रुपों में इसको बांट दिया जाता है। तो पहला गुण ये हो गया। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण लिखिए। दूसरा गुण क्या बताया गया है, दूसरा गुण बताया एक गुण वाले समंक, एक ही गुण वाले समंक एक वर्ग में रखे जाते हैं। समंक एक ही वर्ग में रखे जाते हैं, यानी उनका कोई दूसरा पर्सनलाइजेशन वर्ग नहीं बनाया जाता, उनको एक ही गुणों के अंतर्गत में रखा जाता है। ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण क्या बताया गया है, तीसरा गुण लिखिए, विभाजन यथार्थ रूप से, उनका विभाजन किया जाता है। विभाजन यथार्थ रूप से, यानी एक प्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं, विभाजन यथार्थ रूप से या काल्पनिक रूप में, या काल्पनिक रूप में होते हैं। यानी जो विभाजन होता है, विभाजन या तो काल्पनिक रहेंगे या उस यथार्थ वास्तविक रूप कहने का तात्पर्य उस रूप में होते हैं। 3 गुण हो गए। चौथा गुण क्या बताया गया, चौथा गुण लिखिए, मदों की विभिन्न इकाइयों के मध्य, मदों की विभिन्न इकाइयों के मध्य, विभिन्न इकाइयों के मध्य, जो हमारी इकाइयां बनाई होती है तो मध्य बारे में बताया गया है कि मदों की विभिन्न इकाइयों के मध्य भी उनकी
मध्य भी उनकी एकता को स्पष्ट करता है, उनकी एकता को स्पष्ट करता है। ये 4 प्रकार के गुण बताए गए हैं, यानी उपयुक्त जो परिभाषा हमने पढ़ी, परिभाषाओं के अंतर्गत जो गुण हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे थे उन गुणों के बारे में बता दिया गया। तो ये 4 प्रकार के गुण हो रहे थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये हमारा सामान्य वर्गीकरण के बारे में सामान्य बात हो चुकी है आज की क्लास के अंतर्गत। अब आगे आने वाली क्लास के अंतर्गत हम इसके उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर वर्ग किस प्रकार से बढ़ते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जानकारी आगे और प्राप्त करने के लिए ये और विद्यार्थी इस बिंदु के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा हमें हमारी क्लास कैसी लग रही है। इसका शेयर होने मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। इसकी सुनना सही विद्यार्थी से क्या क्या बनाया क्या नहीं बनाया। ठीक है, बहुत अच्छा।